आने वाले 25 से 30 मिनट के अंदर में पूरी काइनेमेटिक्स एकदम मेरे साथ अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, जहां पर मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन के सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे अच्छे तरीके से, सारे फॉर्मूलाज कवर अप कर सकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन या फिर जो लीनियर इक्वेशंस के जो मोशंस हैं, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन के सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन जो भी है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स 10 से 15 मिनट के अंदर में या 20 से 25 30 और जो भी हो टाइम लगेगा मैं सॉल्व करते जा रहा हूं, आराम से तुम उसको रिवाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो क्या क्या कवर हो जाएगा तुम्हारा, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो भी है, स्ट्रेट लाइन के लिए, मोशन प्लेन के लिए, प्रोजेक्टाइल के लिए, सर्कुलर के लिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन, सभी के लिए तुम्हारा वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन मोशन से स्टार्ट कर रहा हूं। मान लेते हैं तुम्हारे इक्वेशन मोशन कितने होते हैं स्ट्रेट लाइन में, अगर एक्सेलरेशन तुम्हारी कांस्टेंट अगर होती है तो वहां पर v इज इक्वल टू क्या यूज करोगे, u प्लस at यूज करोगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करोगे, ये आ गया तुम्हारा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as तुम यूज करोगे, s इज इक्वल टू नहीं snth इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा u प्लस a/2 2n माइनस 1 यूज करोगे, 2n माइनस 1 यूज करोगे, 2n माइनस 1 ढंग से लिख रहा हूं, ठीक है, 2n माइनस 1 यूज करोगे। और अगर ऐसा आता है और तुमको v एवरेज दिया हुआ है या फिर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है तो v एवरेज निकाल के इनटू टाइम से मल्टीप्लाई तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, या फिर तुम u प्लस v डिवाइडेड बाय 2 अगर करोगे उसको टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भी तुमको एक डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। याद रहे कि जो v एवरेज है उसी के लिए यूज होगा जब तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। एसएनएफ निकालने का मतलब है क्या कि n तुम्हारा क्या है, एक पर्टिकुलर सेकंड में अगर तुमको बोला जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो फिर तुम ये वाले रिलेशंस यूज कर सकते हो। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इजी होता है, ये चारों इक्वेशन पांचों इक्वेशंस ऑफ मोशन एकदम अच्छे से दिमाग में सेट करके रख लो, जहां पर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट रहे सवाल में तुमको दिखे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कोई ऐसे शब्द जिससे ये पता चलता हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब क्या लिखा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दूसरी बात क्या लिखी है वहां पे कि बोला जा रहा है कि कांस्टेंट रेट से स्पीड तुम्हारा चेंज हो रहा है या फिर तुम्हारा वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से अगर चेंज हो रहा है तो फिर तुम ये वाले इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करोगे। अगर तुमको वेक्टर वाले आते हैं जहां पर v वेक्टर, u वेक्टर, a वेक्टर ये सारी चीजें तुमको अगर दी हुई है और फिर से अगर तुम्हें एक्सेलरेशन जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा करके अगर तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने तो चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं, यही जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है तुम उसको वेक्टर में तब्दील कर सकते हो। कैसे, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू v, सभी के ऊपर वेक्टर लगा दो, सभी के ऊपर वेक्टर लगा दो, सभी के ऊपर वेक्टर लगा दो, तुम्हारे इक्वेशंस ऑफ मोशन इन वेक्टर मिल जाएगा। ये देखो ये v स्क्वायर u स्क्वायर 2a है ना, यहाँ डॉट डॉट प्रोडक्ट लगेगा क्योंकि ये तुमको ना स्केलर वैल्यू देता है, इसलिए चिंता नहीं करना है। यहाँ भी अगर तुम वेक्टर लगा दोगे तो भी तुम्हारा काम इजिली हो जाएगा। यहाँ भी तुम एवरेज एक्सेलरेशन अगर निकाल रहे हो तो u वेक्टर प्लस v वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो तुमको एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा। चलो ये तो थी बात अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा कांस्टेंट हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन में या फिर प्लेन में तुम कैसे उसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर यही चीज अगर तुमको पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन तुम्हारे वेरिएबल है, मतलब या तो टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी के साथ अगर वो वेरी कर रहा है तो उस वक्त में तुम कैसे यूज कर सकते हो इक्वेशंस को, कौन सी इक्वेशंस को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल देखो ध्यान से, यहाँ पर v इक्वल टू u प्लस at लिखा है तो यही इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारा चेंज हो जाएगा जब हमारा एक्सेलरेशन वेरी करता है तब। जैसे देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे v इक्वल टू क्या था तुम्हारा, वेक्टर हटा दो, v इक्वल टू क्या लिखा था, u प्लस at लिखा था। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन तुमको टाइम के साथ वेरी करेगा तब तुमको अगर पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी तुम्हारा क्या है तो v इक्वल टू क्या यूज करोगे, u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a dt। एक्सेलरेशन अगर तुम्हारा टाइम का फंक्शन है तो तुम क्या यूज करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ a dt, और ये तुमको एक वैल्यू ला करके देगा जहां से तुम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मान लेते हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर यूज करना है तुमको, मतलब एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है तब तुम ये वाला रिलेशन यूज करते हो। लेकिन अक्सर ये 2 से 3 बार नीट या फिर एपीएमटी या फिर आईआईटी में भी पूछा गया, मेंस में भी पूछा गया, जहां पर एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है टाइम के साथ वेरी कर रहा है और तुमको क्या मांगा गया है, डिस्प्लेसमेंट मांगा गया है। तो वैसे वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, s इज इक्वल टू ut प्लस, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ADT एक बार इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, जो इंटीग्रेट करके आएगा उसको वापस से और एक बार इंटीग्रेट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ध्यान में रखो एक्सेलरेशन, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखने का जरूर दिमाग में सेट करो, तुम्हारा दिमाग जो है ना वो तुम्हारे साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा तो वो बात याद रखना है कि अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है और तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मांगा गया है तो एक्सेलरेशन को 2 बार इंटीग्रेट करो और यूटी के साथ उसको अटैच करोगे तो तुमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पे। और जहां भी तुम देख रहे हो यहाँ भी टाइम की एक लिमिट लगेगी, यहाँ देख रहे ना ADT क्या लगेगा, एक टाइम का तुमको लिमिट लगेगा T1 से T2, यहाँ भी लगेगा तुमको T1 से T2 और एक बार फिर से लगेगा T1 से T2। चलो एक बात और, एक और इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, क्या था तुम्हारा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। मान लेते हैं ऐसी सवाल आती है जहां पे एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर वेरी कर रहा है तो क्या करोगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ads कर देना है। मतलब ये सारी चीज अपने जगह पे जैसा है वैसा ही रह जाएगी,
2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एस, एस इनिशियल टू क्या जाओगे, एस फाइनल जाओगे, तो तुम्हारा वी स्क्वायर जो है तुम्हारा एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी करेगा, तो तुम v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, और एक प्रॉपर लिमिट बिठाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये थी तुम्हारी इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो तुम स्ट्रेट लाइन या फिर प्लेन में वेक्टर लगा करके या फिर एक्सेलरेशन अगर तुम्हारी कांस्टेंट होती है तो तुम उसको कैसे यूज कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है। यही इक्वेशंस ऑफ मोशन, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी की चीज आती है, जैसे मान लेते किसी भी चीज को अगर तुम नीचे से ऊपर अगर फेंक देते हो या ऊपर से अगर नीचे तुम अगर ड्रॉप कर देते हो, तो यही इक्वेशंस ऑफ मोशन को तुम आराम से एक ही जगह पर जी लिख करके यूज कर सकते हो। जैसे देखो मान लेते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी की चीज अगर बोली जा रही है, किसी भी चीज को अगर नीचे से ऊपर फेंक दिया गया, मैं वही इक्वेशन ऑफ मोशन पे लिखूंगा v इज इक्वल टू u प्लस at लिख रहे थे। अब a के जगह पे क्या यूज कर देना है, g और t यूज कर देना है, लेकिन अब जो g का साइन क्या कर दोगे, माइनस यूज कर दोगे, ठीक है। कब, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो a के जगह पे g यूज करना, g का साइन क्या यूज करना, माइनस यूज करना, लेकिन अगर ऊपर से अगर कोई नीचे आता है तो a के जगह पे g यूज करना है, लेकिन g के जगह पे क्या यूज करोगे, प्लस यूज करोगे। तो मैं दोबारा से इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लिखने वाला हूं, मैं बता रहा हूं सीधा कि इक्वेशन ऑफ मोशन यही यूज करोगे जो तुम्हारा मैंने पहले अभी बोला है, लेकिन a के जगह पे g यूज करोगे। अगर तुमको नीचे से ऊपर जा रहा है तो a तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव बिठेगा, मतलब माइनस जी बिठा दो। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो a के जगह पे प्लस जी बिठा दोगे, तुम्हारा काम इजीली हो जाएगा। चलो एक और ट्रिक में बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर कभी भी तुमको वैसे सवाल मिले जहां पर एक्सेलरेशन तुम्हारी रफ्तार को सपोर्ट कर रहा है, मतलब धीरे धीरे जैसे टाइम तुम्हारा बढ़ता जाएगा या डिस्टेंस तुम्हारा बढ़ता जाएगा, और अगर उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है तो ए को पॉजिटिव रखो, अगर रफ्तार घटती जा रही है तो ए को तुम नेगेटिव रखोगे, तुम्हारा काम आराम से हो जाएगा। एक और चीज है जो मैं सोच रहा हूँ कि नीट 2026 में आ सकता है, वो तुम्हारा क्या है, जैसे इस बार एयर ड्रैग वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। तुम तो पढ़ते हो आराम से ना, जैसे कोई भी चीजें हैं, तुमको इक्वेशन मिला, एक्सेलरेशन मिला, तुम वहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, तुम्हारे सवाल बन जाते हैं। लेकिन तुम्हारे दिमाग में अच्छे से एक चीज सेट करके रखना है कि अगर एयर ड्रैग प्रेजेंट हो, मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन हो, तो एयर ड्रैग बॉल के या जो पार्टिकल्स की जो मोशन है उसको अपोज करता है। मतलब अगर बॉल तुम्हारा ऊपर जा रहा है तो एयर ड्रैग तुम्हारा नीचे लगेगा। इसको एयर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, एयर फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, या फिर रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर भी बोल सकते हो। बस ये नीचे की तरफ मिलेगा, बॉल ऊपर जा रहा है, एयर ड्रैग नीचे की तरफ मिलेगा। तो इस जगह पे जो g की जो वैल्यू हो जाएगी, मतलब e की वैल्यू g के जगह पे क्या आ जाएगा, g प्लस ad आ जाएगा। एक्सेलरेशन लेगा नीचे की तरफ ना, एक्सेलरेशन लेगा नीचे की तरफ में, तो जहां जहां तुम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हो, मोशन अंडर ग्रेविटी की इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हो, वहां पर माइनस g प्लस ad तुमको यूज कर देना है। अगर कोई बॉल अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो वहां पर एक्सेलरेशन की जगह पर क्या यूज करोगे, एयर ड्रैग भी आ गया। तो ध्यान देना, एयर ड्रैग इस बार क्या होगा, ये बॉल नीचे आ रहा है तो g लग रहा है तुम्हारा नीचे की तरफ में, g जो है बॉल की रफ्तार को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एयर ड्रैग क्या कर रहा है, बॉल की रफ्तार को अपोज कर रहा है। तो उस सेंस में तुम क्या करोगे, a के जगह पे तुम्हारा आ जाएगा g माइनस ad, और ये पूरे चीज की साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये रफ्तार को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। चलो इसके बाद आगे मूव करते हैं। एक और बहुत बड़ी टॉपिक है, मतलब बहुत बड़ी नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, मतलब इजी है, कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल शांति होता है, लेकिन बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है इससे, वो है तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी चीज को अगर किसी भी एंगल से अगर फेंकते हो ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मोशन ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर किसी भी चीज को तुम अगर फेंक रहे हो, मान लेते कि हमने उसको वेलोसिटी क्या दिया है, u दिया है, ठीक है, और तो इसके दो कंपोनेंट एक आ जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा u cos थीटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा u sin थीटा। तो मैंने एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट बोलता हूं कि व्हेन यू सी काइनेमैटिक्स एंड द क्वेश्चन इज गिवन and it has a component with the ground or the vertical, तो see kinematics in each direction individually, हर डायरेक्शन में kinematics को, मोशंस को अलग अलग तुमको देखना है। तो देखो अगर तुमको हाइट निकालना है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम हाइट निकालना है या फिर एक पर्टिकुलर हाइट निकालना, कोई चिंता की बात नहीं है। देखो ये हाइट क्या है तुम्हारा, वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर मोशन अंडर ग्रेविटी की सारी चीजें आ जाएगी। जहां पर u के जगह पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, u sin थीटा आ जाएगा, ठीक है, a के जगह पर क्या आ जाएगा तुम्हारा, g आ जाएगा, और उसको डायरेक्टली तुम यूज करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि hmax हमें कैलकुलेट करना है, मतलब मैक्सिमम हाइट अप्रोच बाय द बॉल हमारा क्या होगा। अरे भाई कोई भी चीज को अगर तुम फेंकते हो, अगर वो नीचे से ऊपर जाता है तो मैक्सिमम हाइट पे जाकर के उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो डायरेक्टली तुम्हारे दिमाग में रखो कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला तुम यूज करोगे, तो वहां से तुम hmax की वैल्यू क्या आ जाएगी, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाय 2g। क्यों आया ऐसा? क्योंकि जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो तो तुम्हारा u sin थीटा है, तो इसका स्क्वायर करके उसको क्या करो 2g से डिवाइड करो तो तुमको h max की वैल्यू मिल जाएगी। मान लेते हैं तुमको बोला टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर टाइम ऑफ डिसेंट पूछा जाए मतलब ऊपर जाने का टाइम उसको क्या लगेगा, तो ऊपर जाने का टाइम उसको लगेगा ta इज इक्वल टू u sin थीटा बाय g। अरे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर किसी चीज को तुम अगर फेंकते हो टॉप पे जा करके वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो v इज इक्वल टू u प्लस at वाला फार्मूला अगर तो वहां पे टाइम की वैल्यू क्या मिल जाएगी तुमको, u sin थीटा बाय g। और जितना टाइम उसको जाने में उतना ही टाइम उसको नीचे आने में, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर से u sin थीटा बाय g हो जाएगा। तो अगर तुम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करोगे तो ta प्लस td हो जाएगा, दोनों को अगर जोड़ोगे तो तुमको क्या मिलेगा, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g आ जाएगा। चलो मान लेते हैं तुमको रेंज मांगा गया है ना, अगर बॉल को तुम फेंक दिए हो थीटा से और रेंज मांगा है, रेंज मतलब क्या है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अरे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारी वेलोसिटीज देखो उसकी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा है, और यहां से यहां तक जाने में उसको टाइम क्या लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा, जितनी टाइम वो नीचे से मतलब फेंका गया है और ग्राउंड पे वो वापस से आकर के गिरा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हारा क्या होता है 2u sin थीटा बाय g। तो रेंज तुमको क्या मिल जाएगा, मतलब u cos थीटा इनटू क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, अब u cos थीटा बिठा दो इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट कर दोगे तो क्या हो गया तुम्हारा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ऑपरेट करोगे तो ये तुमको मिलेगा 2u स्क्वायर sin थीटा इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाय g। आगे ऑपरेट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। देखो ये फॉर्मूला भी दिमाग में रखना है और ये फॉर्मूला भी दिमाग में रखना है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कभी कभी वैसे भी क्वेश्चंस होते हैं जहां पे अगर तुम यूज कर sin 2 थीटा अगर पुट कर रहे हो वो कटेगा नहीं, ब्रेक नहीं हुआ, फिर फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में आएगा नहीं, तो वहां पर क्या करते हैं अगर ये वाली फॉर्मूला दिमाग में रखते हो तो इजीली तुम्हारा काम हो जाता है। चलो एक और सबसे जरूरी चीज जो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार आ सकता है, मतलब नीट 2026 में पूछे जा सकते हैं, वो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अगर पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, मतलब वो पाथ की इक्वेशन बतानी है जिसको बॉल तुम्हारा फॉलो कर रहा है, तो वो पाथ एक्चुअली क्या है y और x के बीच का रिलेशन, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बीच का वो रिलेशन होता है, मतलब y और x के बीच का रिलेशन चाहिए तुमको। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम सबसे पहले क्या करो, y क्या है वर्टिकल डिस्टेंस है, अरे वर्टिकल डिस्टेंस है मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, और उसकी अगर इक्वेशन लिखते हो तो क्या मिलेगा तुम्हारा, देखो s इज इक्वल टू क्या था ud प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, और y वर्टिकल में लिख रहे हो तो वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी क्या था तुम्हारा u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए की जगह पे क्या आ जाएगा जी आ जाएगा, और वो भी कैसे माइनस में इंटू क्या टी स्क्वायर। तो ये तो तुमको y का रिलेशन मिल गया। चलो x जो है वो क्या होता है तुम्हारा, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, तो x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t। चलो अब इन दोनों को इंटरलिंकिंग चीज क्या है, वो है तुम्हारा टाइम। और एक ही टाइम में तो बॉल नीचे से ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, और एक ही टाइम में उतनी ही रेंज उसकी कवर हुई है, तो टाइम इज द कॉमन लिंक बिटवीन y एंड x। तो टाइम को क्या कर लो स्विच कर दो, ऐसे अगर आते हैं तो आराम से काम कर सकते हो, तो तुमको मिलेगा y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t, और t के जगह पे क्या आ जाएगा x डिवाइडेड बाय u cos थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये एक प्रोजेक्टाइल की छोटी सी समरी थी जहां पर अगर फॉलो अप करते हो तो अच्छे से तुम्हारे सारे सवाल बन जाएंगे। उसके बाद एक और चीज जो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मान लेते हैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन में दे रहा हूं, जैसे सोचो कि एक बॉल को तुमने क्या किया एंगल थीटा से प्रोजेक्ट किया है, तो इसके जो कुछ फैक्ट हैं वो ध्यान में रखो। u cos थीटा इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, u sin थीटा इनिशियली इसका वर्टिकल वेलोसिटी है। जैसे जैसे बॉल ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, ये वाली वेलोसिटी कभी भी नहीं बदलती है, क्योंकि इस डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सलेरेशन काम नहीं कर रहा, मतलब अनंत काल तक बॉल तुम्हारा ऐसे ही चलता चला जाएगा। लेकिन वर्टिकली अगर देखोगे तो बॉल ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा, तो धीरे धीरे जाकर के मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी vy जो है वो 0 हो जाएगा, और u cos थीटा तुम्हारा जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वैसे ही रह जाएगा। और ऐसे वाले सवाल में अगर तुमको पूछा था कि मैक्स हाइट पे स्पीड कितनी है, तो भाई u cos थीटा, ठीक है। अगर देखोगे u cos थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसका रह ही जा रहा है, ये कभी भी बदल नहीं रहा है। चलो मैं एक सवाल दे रहा हूं यहाँ पे, अगर सोच लो कि मान लेते हैं ये थीटा था, थोड़ी देर के बाद में ये जो थीटा है धीरे धीरे घटते जाएगी और वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ उसका क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस वाली जगह पे किसी भी पॉइंट पे मैंने सोचा कि भाई जो वेलोसिटी है
वो थीटा से क्या हो जाता है, थीटा बाय 2 एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ में। उस जगह पर मुझे बहुत सारे कितना टाइम लगेगा या हाइट क्या होगा, ऐसी चीजें कैलकुलेट करने आ सकती है। तो चलो मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, यहां पर कैसे करोगे, देखो ध्यान से। अरे इस जगह पे कुछ तो उसका वेलोसिटी होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट P है, वेलोसिटी में सोच लिया कि भाई Vp है। अच्छा Vp जो वेलोसिटी है वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहा है कितना, थीटा बाय 2। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, इस तरफ का जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, Vp cos थीटा बाय 2। और ये कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल होगा, जो कि क्या है तुम्हारा u cos थीटा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी बदलता नहीं है। तो यहां से तुम क्या कर सकते हो, Vp की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और एक बार Vp मिल गया तो Vp का तुमको वर्टिकल भी मिल जाएगा, जो कि क्या है तुम्हारा Vp sin थीटा बाय 2। और वो एक बार जब आ जाता है तो फाइनल वेलोसिटी तुमको Vy की वैल्यू पता हो गई। अब वहां से तुम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो और इजीली तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, या फिर हाइट भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही वाले सवाल में और भी चीजें आ सकती है, जैसे मैं बोल रहा हूँ चेंज इन मोमेंटम पूछ दिया, अरे तो वेलोसिटी निकालो, इनिशियल मोमेंटम निकालो, फाइनल मोमेंटम निकालो, दोनों की डिफरेंस निकालो, बॉल की मास दे रखी है वहां पे, आराम से तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। अगर बोल दिया कि इंपैक्ट के टाइम में बताओ एवरेज फोर्स कितना ग्राउंड अगर लगा रहा है, फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करो, उसको टाइम के साथ में तुम डिवाइड करोगे तो एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द तुमको ग्राउंड में निकल जाएगा। सो दिस इज द वे यू कैन ट्रीट विद द प्रोजेक्टाइल। वन थिंग इज सर्टेन दैट व्हेन यू गेट द क्वेश्चन ऑफ मोशन इन प्लेन, क्या करोगे, दोनों डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में मोशन को अलग अलग ऑब्जर्व करो, इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करो, अच्छे से तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो उसके बाद की जो चीज है वो है तुम्हारा सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन, अब कोई क्या होता है सर्कुलर मोशन, इसको मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट के अंदर में छोटी छोटी चीजें करके बता देता हूँ, जो ध्यान में रखने वाली बात है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कोर कंसेप्ट अगर समझ में आता है, किसी तरह के सवाल को तुम बना सकते हो आराम से, ठीक है। मान लेते हैं किसी भी पॉइंट के सराउंडिंग में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गोल गोल अगर घूम रहा है, ये वाले सिस्टम को हम कहते हैं कि बेचारा हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब सर्कुलर मोशन अगर करेगा तो उसका कुछ ना कुछ एक पाथ होगा, मतलब रेडियस होगा, उसका एक पाथ होगा, पाथ का लेंथ होगा, ठीक है। अब ये सब गोल गोल चल रहा है ना, तो क्या होगा तुम्हारा 2πr इसका लेंथ हो सकता है, r तुम्हारा क्या है, रेडियस है। जो वेलोसिटी यहाँ पर होती है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी जो है तुम्हारा वो कांस्टेंट है, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, तो हम इसी को कहते हैं यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर v मान लेते हैं तुम्हारा बदलता जा रहा है, अरे यहाँ पर v कुछ और है, यहाँ पर v कुछ और है, यहाँ पर v कुछ और है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहां पर तुम्हारा वेलोसिटी बदलते जा रहा है और इस केस में तुमको एक एक्सेलरेशन लग जाएगी, जिसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। चलो मैं एक बात बोल रहा हूं, ये जो सर्कुलर पाथ है इसको कट कर दो, ऐसे कट करके लंबा बिछा दो, तो ये जो पाथ है ना वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा, जहां पे v तुम्हारा लीनियर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन के जगह पे at आ जाएगा और टाइम के जगह पे t बिठा दो। नॉर्मली तुम उसको काम कर सकते हो, तो आराम से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे, तो लीनियर वाले में यूज करते थे वही यूज करोगे और उसी के हिसाब से तुम्हारी सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। चलो डन। अगर वेक्टर में यही बात अगर पूछ दिया, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो यार ये मोशन प्लेन के जैसा है, ये आई कैप है तुम्हारा और ये तुम्हारा जे कैप है ना। तो जब कभी तुम वेलोसिटी को देख रहे हो, मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये तो वाई की तरफ है, तो इसका कंपोनेंट जे कैप में आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आ गया तो इसके तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा ऐसा, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा ऐसा। तो ये हो गया जे कैप में और ये हो गया तुम्हारा माइनस आई कैप में। तो किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर होता है टू द रेडियस, पहली बात। दूसरी बात, वो वेक्टर के फॉर्म में तुम उसको लिख सकते हो आई कैप और जे कैप लगा करके या फिर के कैप लगा करके, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी पॉइंट पे अगर तुमको पूछा जा रहा है कि भाई चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, v वेक्टर निकालो, फाइनल वाली निकालो, इनिशियल वाली, दोनों का डिफरेंस निकालो। जो नॉर्मल 5वां छठा में मैथ आता था, बस दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, जिसके साथ जैसे करना है तुम्हारा डिफरेंस निकाल करके वो इजीली तुमको चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। बढ़िया। अब उसकी मैग्नीट्यूड अगर पूछा जा रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं है, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा कर लोगे तो आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो तो मैं दोनों को अच्छे से पहले लिख देता हूं। डेल v वेक्टर मांगा जाए तो v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर। अगर डेल v वेक्टर की मैग्नीट्यूड मांगी जाए तो कोई टेंशन नहीं यार, v फाइनल की स्क्वायर करो, v इनिशियल की स्क्वायर करो, माइनस 2v फाइनल 2v इनिशियल इनटू cos थीटा कर दो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके ऊपर रूट चढ़ाना मत भूलना, ठीक है।
चलो बढ़िया। और अगर मान लेते हैं यूसी में है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब v की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब 80 तुम्हारा 0 है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 है, उस केस में अगर तुमको डेल v मांगा जा रहा है, एक सीधा साधा चीज है 2v sin θ/2 वाली फॉर्मूला यूज करो। अगर डिस्प्लेसमेंट मांगा जा रहा है, डेल r की मैग्नीट्यूड मांगी जा रही है, तो क्या यूज करोगे, 2r sin θ/2 यूज कर लो, तुम्हारा काम अच्छे से हो जाएगा। ये तो था लिनियर पाथ के बारे में जहां पर मैं चर्चा कर रहा था। लेकिन मान लो कि सर्कल कर रहा है, अरे कोई भी चीज अगर सर्कल करता है ना, गोल गोल घूमता है, तो हमेशा ही उसको सेंटर की तरफ में एक फोर्स काम करती है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, तभी वो बेचारा घूम पा रहा है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, जैसा होता है न्यूटन भैया ने कहा है वैसा ही हमारा रहेगा, तो m इनटू a। अब a क्या है तुम्हारा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, तो v² डिवाइडेड बाय r। जो fc होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो एक इंस्टेंटेनियस नेचर का होता है। जैसे मान लो कि ऐसे कोई सर्कल कर रहा है, यहाँ पर का वेलोसिटी कितना है, v1 है, यहाँ पर का वेलोसिटी कितना है, v2। अरे इस जगह पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगेगा, mv1² डिवाइडेड बाय r। यहाँ पर क्या लगेगा सेंटर की तरफ, mv2² डिवाइडेड बाय r लगेगा तुम्हारा। तो कहने का मतलब ये कि इंस्टेंटेनियस है, वेलोसिटी अगर बदल जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स बदल जाएगा, याद रखना। लेकिन अगर वेलोसिटी मान लेते कि कांस्टेंट है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी तुम्हारी कांस्टेंट रहेगी, उसकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो रही है, हमेशा ही वो रेडियस की तरफ काम करेगा, ठीक है। तो अगर सवाल आते हैं वहां पर तुमको एक्सेलरेशन पूछा जाए, बेचारा अगर यूसीएम का है, मतलब भी तुम्हारा कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या मांगा गया है, एसी मांगा गया है। कैसे निकालोगे, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए v²/r। अगर फोर्स मांगा जाए तो टारगेट होना चाहिए mac, मतलब mv² डिवाइडेड बाय r। लेकिन अगर यूसीएम नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, मतलब v कांस्टेंट नहीं है, मतलब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, सवाल में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, मतलब v तुम्हारा बदल रहा है, तब बेचारा क्या होगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगी और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। तो NUCM मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, बदलते रहती है, और उस केस में तुम्हारे दो एक्सेलरेशन काम करते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा होता है तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और वहां पर AC का वैल्यू तुमको कैसे मिलेगा, तो AC का स्क्वायर कर दो, सॉरी A का वैल्यू कैसे मिलेगा, AC² प्लस AT²। और AC का मतलब सेंट्रीपिटल, मतलब v²/r, और AT जो तुम्हारा सवाल के इक्वेशन ऑफ मोशन से जो आएगा, उसी वैल्यू को क्या करोगे, बिठाओगे। चलो अब ये जो A है, ये तुम्हारा नेट A है, कैसे काम करेगा, ऐसे देख रहे हो क्या क्या हो रहा है घटना यहाँ पे। अरे AC और AT, AC तो रेडियस की तरफ काम कर रहा है, AT तुम्हारा टेंजेंट के लॉन्ग काम कर रहा है, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, मान लेते हैं कि थीटा बना दिया, और ये तो है तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन A जो है तुम्हारा, उसका एक कंपोनेंट अगर ले लोगे cos थीटा, तो तुमको AC मिल जाएगा, और A sin थीटा अगर ले लोगे तो तुम्हारा AT मिल जाएगा। अगर देखो ये अगर AC के साथ एंगल बन रहा है तो, लेकिन अगर मान लेते AT के साथ अगर बनता है, मान लेते फाई है, तो तुम्हारा इस केस में A cos फाई तुम्हारा AT देगा, और A sin फाई तुम्हारा AC देगा। तो ध्यान रखना है कंपोनेंट्स को अच्छे तरीका से समझने के लिए। ओके, अब लिनियर और एंगुलर के बीच में कुछ कुछ हमारा रिलेशन होता है, कैसे कैसे, तो v = r ओमेगा लिनियर एक्सेलरेशन, AT = r × अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, और एक है तुम्हारा ओमेगा होता है तुम्हारा dθ/dt जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और वैसे आ जाएगा, और v होता है AC, मुझे लग रहा है AG क्या हो जाएगा तुम्हारा ds/dt, हाँ ठीक है, dv/dt, dω/dt, अल्फा dω/dt, मुझे लग रहा है ठीक है, ये वाला हल्का फुल्का का रिलेशन है, वैसे ही रहना चाहिए। और ऐसे r थीटा भी एक होता है, लिनियर पाथ और इसके बीच का रिलेशन r थीटा। थीटा जो है वो तुम्हारा एंगल है, उसको हमेशा रेडियन में बिठाने की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है कि जितना भी देर हुआ बढ़िया है, एक बार अच्छे से मतलब रिवाइज कर लो, थोड़ा स्लो मोशन में सुनना, क्योंकि मैं फास्ट बोलता हूँ कभी कभार, हमेशा नहीं, तो तुम्हारी पूरी चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलो बढ़िया।